कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज के वीडियो में कक्षा 12 का सामान्य हिंदी का एक बहुत ही वायरल मॉडल पेपर देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यदि आप भी इसी साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। देखिए मेरे भाई, ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये आप लोगों के लिए रामबाण है जो इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि आज की इस मॉडल पेपर से मैं आपका सामान्य हिंदी का 30 से 35 नंबर बिल्कुल पक्का करा देने वाला हूं। 100% की गारंटी से मैं पक्का कराने वाला हूं। देखिए आपको तो मालूम है कि इस चैनल पर जो भी पढ़ाया जाता है वो 100% गारंटी के विश्वास के साथ पढ़ाया जाता है। अब आप कहोगे सर सबूत क्या है, बोलने से तो कुछ होता नहीं है। वो मैं भी जानता हूं कि बोलने से कुछ होता नहीं है, तो आपको सबूत चाहिए ना, तो आप क्या कीजिए कि हमारे कम्युनिटी पोस्ट में चले जाइए और वहां पर आप मेरे 2030 के छात्रों का रिजल्ट जरा चेक कर लीजिए, ठीक है। तब आपको विश्वास हो जाएगा, या हमारे 2023 के पुराने वीडियो का कमेंट बॉक्स देख लीजिए, तब आपको विश्वास हो जाएगा। अगर इस पर भी विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो आप तो खुद समझदार हो यार, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको मालूम है। जब आप 2024 में एग्जाम दे के आओगे ना बाहर पेपर दे के, तभी आपको मालूम चल जाएगा कि सर सच बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे, ठीक है। तो मैं ज्यादा नहीं बक बक करूंगा, आप तो खुद समझदार हो, समझ गए होंगे। देखिए ये जो पेपर है, ये पेपर नहीं, एक केवल प्रश्न पत्र है, मॉडल पेपर जिसे आप कहते हो। अब आप कहोगे सर मॉडल पेपर होता क्या है, इससे फायदा क्या मिलता है। देखिए अगर आप बोर्ड एग्जाम देने हो, या आप 12वीं का दो या आप 10वीं का दो, तो आपको मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करना चाहिए। डेली एक एक मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए। इससे जानते क्या होता है, इससे बहुत फायदा होता है मेरे भाई। पहला फायदा ये होता है, आपको ये मालूम चल जाता है कि जो आपका पेपर होने वाला है वो किस फॉर्मेट में आने वाला है, ठीक है। दूसरा फायदा ये होता है कि आपको ये मालूम हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने अंक आने वाला है। और तीसरा फायदा ये होता है मेरे भाई, कम से कम खाली मॉडल पेपर आप सॉल्व करते हो ना अगर डेली, तो 100 में तुम ऐसे ही बिना पढ़े ही 80+ नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो ये बड़े बड़े फायदे हैं आपके, और आपका टाइम मैनेजमेंट भी होता है मॉडल पेपर सॉल्व करने से। ये सब आपको मालूम है, ये 10वीं में आप कर चुके हो। तो चलिए इस मॉडल पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका 30 से 35 नंबर कैसे पक्का होगा। मात्र 2 दिन का खेल है, हिंदी सामान्य हिंदी की तैयारी में मात्र 2 दिन के अंदर करा सकता हूं, ठीक है। लेकिन इतना जल्दी भी नहीं करना हमें कि 2 दिन पढ़ें और 2 महीना बैठे रहें, ऐसे नहीं करना है, हमें धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखिए मेरे भाई, आपका जो सामान्य हिंदी का पेपर होगा वो टोटल 100 अंक होगा, ये सबको मालूम है, ठीक है। समय कितने मिलेंगे, 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। देखिए अभी मैं सॉल्व कराऊंगा, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं ये भी मैं आपका आंसर इस सबका बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। निर्देश कुछ दिया गया है, बस मैं एक ही पढ़ूंगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो ये 15 मिनट आपको क्या करना है, प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब मैं आपको सामान्य हिंदी का सिलेबस बता रहा था, तभी मैंने आपको बता दिया था कि जो आपका सामान्य हिंदी का पेपर होगा मेरे भाई, उसमें 10 बहुकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। कितना, 10 बहुकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। 5 पूछा जाएगा गद्य से, 5 पूछा जाएगा पद से। क्लियर है। तो देखिए जब आपका खंड क है ना, ये जो खंड क है, आपका जो पेपर होगा वो 3 खंडों में बटा होगा, 2 खंडों में, सॉरी, एक खंड क एक खंड ख, ठीक है। तो खंड क का जो पहला प्रश्न होगा उसमें 5 आपके बहुकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कहां से, गद्य से, ठीक है। तो देखिए पहला का क क्वेश्चन है कि डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक है। आपके सामने ऑप्शन दे दिया गया है 4, वासुदेव शरण अग्रवाल, या अमरकांत, या प्रोजी सुंदर रेड्डी, या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो याद करके जाएंगे वो तो करके आएंगे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, अमरकांत। टिक लगा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कॉपी में लिखिए, याद कर डालिए, या याद कर, अभी याद हो गया होगा यार। डिप्टी कलेक्टर के लेखक कौन है, अमरकांत है। डिप्टी कलेक्टर के लेखक कौन है, अमरकांत है। 5 बार बोलो, 5 बार लिखो, याद हो गया जिंदगी भर के लिए। चलिए पहला का ख, देखिए पहला का ख है, फिर पहला का ग होगा, फिर पहला का घ होगा, फिर पहला का अंगा होगा, क्योंकि 5 गद्य से आए हैं तो 5 तो होंगे ही, ठीक है। तो पहला का ख है कि निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। आपके सामने ऑप्शन 4 दे दिए गए हैं। अब जिसको याद है वो तो लिखेगा ही, अब जिसको नहीं याद है वो छोड़ के आएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अभी से ही याद करते चलने हैं। देखिए मैं डेली आपको आज से मैं आपको डेली 50 क्वेश्चन याद कराऊंगा बहुकल्पीय,
हिंदी का, सामान्य हिंदी का और हिंदी दोनों का, जो साइंस लिए है, आर्ट लिए, कॉमर्स लिए, वो सब याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज से ये श्रृंखला चालू होगी। कम से कम मैं आपको 500 क्वेश्चन याद करा दूंगा। उसके बाद ये 10 नंबर देने से कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और एक साथ नहीं याद कराऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके याद कराऊंगा कि आपको ज्यादा याद ना करना पड़े और मजा भी आए। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्वेश्चन था कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन है। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें हम, तो इसका हो जाएगा तीसरा, महके आंगन चहके द्वार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और ये मॉडल पेपर आपको चाहिए तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसे दे दूंगा, साथ में टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, तो आप दोनों जगह ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, ग नंबर है कि मुंशी प्रेमचंद्र ने उपन्यास लिखा। सबसे इजी क्वेश्चन है। देखिए मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास कौन कौन से हैं? एक गोदान है, गबन है, सेवा सदन है, निर्मल है, बहुत सारे हैं। तो इसमें देख लीजिए कौन है। तो गोदान तो है भाई, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। देखिए 10वीं से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब ये 10वीं का क्वेश्चन था, ये मैं 10वीं में पढ़ चुका हूं, आपको पढ़ा भी चुका हूं। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। चलिए अब पहला का घ देख लीजिए। निम्नलिखित में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। कौन है भाई? विचार पर्व तो हो नहीं सकता, प्रस्तुत प्रश्न हो नहीं सकता, पृथ्वी पुत्र नहीं हो सकता, और जो आपका चौथा ऑप्शन है तब की बात और थी, ये हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह हो सकता है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला का अंग क्वेश्चन की ओर। सचिव वीरता निबंध के लेखक हैं, सबसे इजी क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये जो 5 प्रश्न अभी हमने आपको कराया, ये गद्य से पूछे गए थे। ठीक है, अब दूसरा जो प्रश्न होगा इसके अंदर ये 5 ऑब्जेक्टिव होगा, और ये जो 5 होगा ये पद से होगा, जिसे आप लोग कुछ लोग काव्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से होगा। तो देखिए दूसरा का कौन नंबर जो क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? बता दीजिए कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, रासो। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसे आप सॉल्व करा रहे हो, हम अपने परीक्षा में कॉपी में लिखेंगे कैसे? इसे लिखने का तरीका क्या है? देखिए अगर आपने 10वीं में पढ़ा है ना, तब तो आप लिख लोगे, तब आपको कोई कॉपी लिखने में कोई भी टेंशन नहीं होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई भी तभी भी टेंशन आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि आप देवा सर क्लासेस चैनल से हो। मैं बहुत जल्द एक वीडियो ला रहा हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, जिससे आपका नंबर ना कट सके, पूरे में पूरे नंबर आपको मिल जाए। वो मैं आपको कब वीडियो दे दूंगा, 2 या 3 दिन के अंदर दे दूंगा। टेंशन आप लोग मत लीजिए, सारे वीडियो मिलेंगे। थोड़ा टाइम में बिजी था, मेरा कुछ काम था, तो वो काम खत्म हो चुका है। अब आप लोगों को लगातार वीडियो मिलेगा। ठीक है, चलिए दूसरा का ख नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन आपको अगर मैं बताऊं तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे दूसरा हो जाएगा भारत भारती। ठीक है, दूसरा हो जाएगा भारत भारती। अगर भारत भारती ऑप्शन में ना रहे तो रंग में भंग ऑप्शन होगा, उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इनका 2 है, पहला काव्य संग्रह, एक भारत भारती है और एक रंग में भंग है। दोनों याद कर लीजिए, काम आएगा आपका। ठीक है, चलिए दूसरा का ग देख लीजिए। निम्न में से कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य? सबसे इजी क्वेश्चन है मेरे भाई। इसका राइट ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा, प्रिय प्रवास। क्लियर है, आगे बढ़े हम। देखिए आगे क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? ठीक है, बहुत, देखिए अब टेंशन मत लीजिए, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। हम 5 से जब क्वेश्चन कर लेंगे तो 5 में से 10 क्वेश्चन नहीं फंसेगा क्या यार? 10 में कह रहा हूं, 50 क्वेश्चन भी आता ना तो 50 के 50 500 के अंडर से फंस जाता। ये तो 10 की है, मात्र 10। 500 भी नहीं कराऊंगा यार, उतना टेंशन मत लो कि सर आप 500 कराएंगे, नहीं, बहुत इजी होते हैं। ठीक है, तो टेंशन आपको नहीं लेना है वहां पे। ठीक है, चलिए तो इसका राइट ऑप्शन अगर हम बात कर लें, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था, तो वो मेरे अंदाज से मिला था कला और बूढ़ा चांद। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, देख लीजिएगा। अगर मैं किसी क्वेश्चन का गलत आंसर बता दूं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर आपने इससे गलत आंसर बताया है, हमें इसका सही आंसर ये होगा, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे तो मैं जानता हूं कि गलत मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे कम से कम ये सारे क्वेश्चन जानते हैं, लगातार कराता ही रहता हूं, दिमाग में घुल गया है। ठीक है, तो गलत तो होगा ही नहीं। देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है काव्य का, कि निम्न में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? भाई किसको नहीं मालूम है? निराला जी को नहीं मिला है, नहीं मिला है।
क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका 10वां ऑब्जेक्टिव का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब आपका जो तीसरा प्रश्न होगा मेरे भाई, थोड़ा वो देखो क्या होगा। जो तीसरा प्रश्न होगा वो बोलेगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और ये 10 नंबर का आएगा। गद्यांश है ये 10 नंबर का। अभी 10 नंबर हमने कर लिया, ऊपर ऑब्जेक्टिव जो किया हमने 10 नंबर कर लिया। अभी जो गद्यांश है ये भी आपका यहाँ पे 10 नंबर का आएगा। ठीक है, तो अब मेन बात ये कि सर इससे कैसे पक्का करें। तो देखिए मैंने एक ट्रिक वाला वीडियो बनाया है किसी भी गद्यांश को सॉल्व करने के लिए, और उसका लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए देखिए, आप ये गद्यांश इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए गद्यांश सॉल्व करना है तो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, सबसे पहला काम आपको पहचानना है कि ये जो गद्यांश दिया गया है आखिर किस चैप्टर से लिया गया है, उस चैप्टर के लेखक कौन है। ठीक है, और दूसरा का बात ये ध्यान देना है आपको कि वो जो गद्यांश है उसमें कहां से कहां तक अंडरलाइन किया हुआ है, उसका आपको अर्थ लिखना होगा। और तीसरा बात, आपको पूरा गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। तो पहला काम हम सब कैसे कर पाएंगे, हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये जो गद्यांश है वो किस चैप्टर से लिया गया है। तो उसका मैंने अभी बताया कि ट्रिक मैंने बता दिया है, उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि अगर आपको किसी गद्यांश में रीतियाँ दिख जाए, रमणीयता दिख जाए, नित्य दिख जाए, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये जो गद्यांश है ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 2 नंबर हो गया। देखिए प्रश्न नीचे होंगे 5। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के प्रोजी सुंदर रेड्डी के द्वारा रचित भाषा और आधुनिकता चैप्टर या अध्याय से लिया गया है या पाठ से लिया गया है। 2 नंबर आपको मिल जाएगा। क्लियर है। ख नंबर है कि रेखा चित्र अंश की व्याख्या की। जब देखिए गद्यांश में एक रेखा चित्र किया हो गया, देखिए यहां से यहां तक रेखा खींचा गया है, अंडरलाइन किया है, यहां से आपको व्याख्या करना है। अब आप कहोगे सर व्याख्या हम कैसे कर पाएंगे, तो व्याख्या के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होता है। यहां से यहां तक पढ़िए, देखिए क्या है, भाषा समुच्चय युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सस्तक। अब यहां पर आप पढ़ लीजिएगा, मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, पढ़ लीजिएगा। अब आपको पढ़ लेंगे तो सर लिख लेंगे थोड़ी ना, पढ़ लीजिए। थोड़ा थोड़ा शब्द को आपको बदल देना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बदल देना है, काम आपका बन जाएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अब आपको सर समझ में नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए, गद्यांश का मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मैं बता दूंगा कि व्याख्या कैसे करना होता है। ठीक है, चलिए अब ये जो लास्ट 3 प्रश्न बचे हैं ना, ये 3 प्रश्न 2 मिनट का काम है इसका। आपको मैंने बताया तीसरा स्टेप कि आपको गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जब आप गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे ना तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप अपने से ही लिख डालोगे, मेरा 100% गारंटी है। क्यों? क्योंकि तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको इसी गद्यांश में मिल जाता है, टेंशन नहीं लेना है, 10 नंबर ऐसे ही आपको मिल जाएगा। अब अगर ये गद्यांश आपको नहीं आया तो अथवा में एक और गद्यांश दिया रहता है, आप इसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इसका क्वेश्चन है पहला, का महर्षि अरविंद ने क्या कहा, तो आप जब ये पढ़ोगे तो इसका आंसर आप दे दोगे। ठीक है, अगर आप देखिए अंगन में प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो अगर आपको पहचानना पड़ेगा कि ये जो गद्यांश है वो किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये जो है ये हम और हमारा आदर्श से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। क्लियर है। अभी और सब जो क्वेश्चन है वैसा ही करना है जैसे मैंने पहले वाले गद्यांश को बताया, तो इसको हम दूर रखते हैं। अब आती है चौथा नंबर प्रश्न की बारी, जहां आपसे पद्यांश पूछा जाता है। अब इसकी हम बात नहीं करेंगे, इसकी बात हम करेंगे नहीं। आप कहोगे क्यों सर? क्योंकि पद्यांश जो होता है थोड़ा काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी लगता है बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर हैं। ठीक है, तो कहीं से भी पद्यांश आ जाते हैं, तो इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आज कल सुबह में इसका वीडियो आ जाएगा पद्यांश का, उसमें मैं आपको ट्रिक वाला वीडियो ट्रिक भी बताऊंगा पहचानने का, और साथ में इनका अर्थ लिखने का भी ट्रिक बता दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए चौथा में आपको 2 पद्यांश पूछे जाते हैं, किसी एक पद्यांश को सॉल्व करना होता है, इसका भी 10 नंबर आपको मिल जाता है। तो ये मैं आपको बता दूंगा, इसका आप टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो 5 नंबर प्रश्न होगा, 5 नंबर जो प्रश्न होगा मित्र, उसमें आपसे कहा जाएगा 5 के अंदर का 2 प्रश्न होगा, एक 5 का क होगा और एक 5 का ख होगा। 5 के क में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, शब्द सीमा जो है वो अधिकतम 80 शब्द का होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम में लिखना, आपको 80 शब्द में ही लिखना है, तो टेंशन नहीं लेना है। और ये आपका 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो 5 नंबर यहां से अभी आपका पक्का हो जाएगा। देखिए कैसे पक्का होगा। ये जो आपको
तीनों जीवन परिचय दिख रहे हैं ना, ये तीनों याद कर डालो, आपका ये 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ऐसे तीनों तो लिखना नहीं है, 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय यानी कि साहित्य परिचय लिखना होता है। तो आप वासुदेव शरण अग्रवाल का याद कर लो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद कर लो, और अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का याद कर लो। इन तीनों का याद कर लो, आपका 5 नंबर बिल्कुल ही कंफर्म हो जाएगा, 100% कंफर्म हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे आपका 5वां का जो ख होगा उसमें आपसे पूछा जाएगा कवि का साहित्य परिचय पूछा जाएगा, वो भी 80 शब्द का ही में लिखने के लिए कहा जाएगा। 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा, किसी एक में का आपको साहित्य परिचय लिखना है। तो देखिए अगर मैं बताऊं तो 3 इसमें भी याद कर लीजिए, आपका ये भी 5 नंबर पक्का हो जाएगा। एक महादेवी वर्मा का याद कर लीजिए, ठीक है, एक महादेवी वर्मा का याद कर लीजिए, एक सुमित्रा नंदन पंत का याद कर लीजिए, और एक जयशंकर प्रसाद का याद कर लीजिए। बस आपका ये 10 नंबर दोनों का, लेखक का और कवि का 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आपका जो पेपर का 6 नंबर प्रश्न होगा उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा? कहानी का सारांश पूछा जाएगा या कहानी का उद्देश्य पूछा जाएगा, दोनों पूछा जाएगा, उसमें से किसी एक को आपको करना होता है। देखिए, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द का होना चाहिए। अब आप कहोगे सर हम इसका सारांश कैसे लिख पाएंगे, हमें बता दीजिए। इसका वीडियो ऑलरेडी पहले ही बना हुआ है, उस वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए, आपको ध्रुव यात्रा या बहादुर, इन दोनों को कहानी का सारांश याद कर लेना है। आपका ये भी 5 नंबर का आता है, ये 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। आपका जो पेपर का 7 नंबर प्रश्न होगा इसमें आपसे खंड काव्य पूछा जाएगा, और खंड काव्य में मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, कोई भी नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि मान लीजिए कम से कम इतने जिले हैं, अब सारे जिलों का खंड काव्य पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आप जिस जिले से हैं उस जिले के खंड काव्य आपको पढ़ने हैं, तो आप वहां पर क्या हो जाएंगे, आपका ये नंबर मिल जाएगा। जैसे मैं बलिया जिले से हूं तो मुझे सत्य की जीत खंड काव्य पढ़ना है, तो मैं किसका आंसर दूंगा? दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। मान लीजिए आप कहां से हैं, जैसे मान लीजिए आप लखनऊ से हैं, तो लखनऊ से तो मान लीजिए आपको भी सत्य की जीत खंड काव्य पढ़ना है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, आपको सिर्फ सत्य की जीत का खंड काव्य का जो आंसर वो देना है। बस काम खत्म। ये आपको खंड काव्य तो मैं जानता हूं आपका क्लियर हो गया, अपने टीचर से, कोचिंग वाले टीचर या स्कूल वाले टीचर से पूछ के कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये खंड काव्य को हटाते हैं। अब 8 नंबर का जो क प्रश्न होगा उसमें आपका संस्कृत गद्यांश पूछे जाएंगे, और 8 का ख में आपका संस्कृत श्लोक पूछा जाएगा, या जिसे आप श्लोक कहते हैं। तो इसको रहने दीजिए, ये मैं बाद में पक्का करा दूंगा एग्जाम से 1 महीना पहले या 15 दिन पहले, क्योंकि यार आप जानते हो ये दिमाग खाता है, क्योंकि संस्कृत तो पढ़ने ढंग से आता ही नहीं है, तो ये सॉल्व कैसे करेंगे? टेंशन मत लीजिए, सॉल्व हम करा देंगे, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। अब आती है हिंदी व्याकरण की बारी। अब जो 9 नंबर प्रश्न से स्टार्ट होता है ये सब हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 मुहावरा दिया रहेगा, किसी एक मुहावरा का आपको अर्थ लिखना है कि आखिर उसका अर्थ क्या होता है, और उसको एक वाक्य में प्रयोग करना है। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। 2 नंबर का आता है, 2 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा आपको। जैसे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अब इसका एक अर्थ लिख दीजिए, इसका वाक्य में प्रयोग कर दीजिए, 2 नंबर पक्का। चारों नहीं करना है, बस एक करना है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं याद करा दूंगा, 30-32 आपको बता दूंगा, मुहावरा इंपोर्टेंट तैयार करके जाइएगा, आपका फंस जाएगा उसमें से। ठीक है, इस चारों को मैं बता दूं क्या? देखिए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका अर्थ होता है स्वार्थी होना या अलग होना। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, तो या तो अलग होना होता है इसका अर्थ, या स्वार्थी होना होता है। अब इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, मोहन क्या है? अलग है, या अखिलेश अलग है, स्वार्थी है, किसी का भी शब्द में प्रयोग कर सकते हैं, वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य में प्रयोग करना बहुत ईजी है। दूसरा है दाल में कला होना, बहुत ईजी है, सब लोग जानते हैं कि किसी बात पर संदेह होना। ठीक है, अब आपको अब इसे वाक्य में प्रयोग करना है, तो कैसे करेंगे? लग रहा है कि सर के बात है उसमें, सर के बात में दाल में कला है, ये आप कह सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो, उसका कोई टेंशन आपको नहीं है। ठीक है, देखिए वाक्य में प्रयोग करने में नंबर नहीं करता है, मेन अर्थ में नंबर करता है, तो अर्थ आप लोग सोच समझ के लिखिएगा, याद करके जाइएगा। तीसरा है थोथा चना बाजे घना, इसका जो आपका अगर अर्थ की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो गुणहीन होने पर भी गुणों को दिखावा करें,
या धनहीन है, उनके पास धन नहीं है लेकिन धन की दिखावा करें, उनको थोता चना बाजी गाना कह सकते हैं। ठीक है। चौथा है शौकीन बुढ़िया चटाई पर लहंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत मजेदार है। इसका अर्थ होता है कि शौक पूरे करते समय आर्थिक स्थिति को अनदेखा करना या अनदेखी करना। ठीक है, इसका अर्थ होता है। तो मैंने चारों का अर्थ बता दिया। अब वाक्य में आप लोग प्रयोग कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। ठीक है। और एक आप लोग कमेंट करके बताइए, एक मुहावरा आपसे मैं पूछता हूं कि कौवा चला हंस की चाल। बहुत ईजी है, थोड़ा बताइए कमेंट करके इसका अर्थ क्या हुआ। कौवा चला हंस की चाल, इसका अर्थ आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए, अब 9 नंबर प्रश्न खत्म। अब 10 नंबर के प्रश्न में आइए और 10 नंबर में आपका यहां पर क प्रश्न होगा, जिसमें देखिए 10 का क होगा और 10 का ख होगा, 2 होगा। अब 10 का क में भी 3 प्रश्न होगा, 10 का क का पहला, 10 का क का दूसरा और 10 का क का तीसरा। अब 10 का जो क होगा उसमें आपसे संधि विच्छेद पूछा जाता है, तो आपको संधि विच्छेद पढ़ना होगा। मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि कवीश्वर का संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप संधि विच्छेद पढ़ें तो तुरंत बता देंगे। ठीक है। तो देखिए इसका अगर हम बात करें तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कवि प्लस ईश्वर। ठीक है। उसी प्रकार देखिए दूसरा प्रश्न है कि ज्ञानोपदेश का सही संधि विच्छेद क्या है, तो ज्ञान प्लस उपदेश, इसका भी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। फिर है सैनम का सही संधि विच्छेद क्या है, तो सैनम का संधि विच्छेद सही होता है से प्लस अयनम, इसका भी अ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जो 10वां का ख नंबर प्रश्न होगा उसमें आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित शब्दों का विभक्त और वचन। तो इसे आप लोग रहने दीजिए, इसे मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे थोड़ा डाउट हैं। तो मैं आपको ये क्या कर दूंगा, इसको मैं पढ़ा दूंगा, विभक्त और वचन आपका क्लियर करा दूंगा। ठीक है। तो 10 नंबर में आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक संधि विच्छेद और एक विभक्त और वचन। क्लियर है। अब 11 नंबर जो प्रश्न होगा आपके पेपर के अंतर्गत, इसमें आपके 3 प्रश्न होंगे, 11 का क, 11 का ख, 11 का ग। अब 11 का क में भी 3 प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न होंगे, सॉरी, पहला दूसरा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 11 का क है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अब 11 का क का पहला प्रश्न है कि कपट कपाट का सही अर्थ क्या है, तो कपट कपाट का सही अर्थ हो जाएगा धोखा और दरवाजा, इसका ग नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 11वां का क का दूसरा प्रश्न है कि अम्बुज और अम्बुद का सही अर्थ क्या हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन है आम और समुद्र, कमल और बादल, तो इसका दूसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा कमल और बादल, क्योंकि अम्बुज का मतलब होता है कमल, अबुद का मतलब होता है बादल। ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़े हम। चलिए अब 11 का ख नंबर का पहला प्रश्न है कि करी शब्द के सही अर्थ को चुनकर लिखिए। तो करी शब्द जो होता है वो हाथी के लिए उपयोग होता है, तो इसका क नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, वर्ण शब्द का उचित अर्थ है, तो इसका शब्द हो जाएगा कुछ, इसका बहुत अर्थ है, शब्द है, रंग है, तो आप इसका शब्द ही लगाइएगा, आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 11वां का जो ग नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा जाएगा निम्नलिखित वाक्य अंशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। आपको अनेक शब्द दिए जाएंगे, उसका एक शब्द आपको लिखना होगा। जैसे कि ग का पहला है जो पहले कभी ना हुआ हो, ये बहुत सारे शब्द है ना, अब इसका एक शब्द लिखना है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग अभूतपूर्व। अब आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना कि सर ये हमसे होगा नहीं, यार अभी तुम पढ़े कहाँ से हो कि तुमसे हो जाएगा, पढ़े तो हो नहीं, तो जब पढ़ दोगे तब हो जाएगा, 100% तुम करोगे, टेंशन मत लो तुम। ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम। आगे है दूसरा प्रश्न इसका, 11वां का ग का दूसरा प्रश्न, सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो, सत्यवादी होता है, ब नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 11वां का घ भी प्रश्न है। ठीक है। 11वां का घ में भी 2 प्रश्न है, पहला और दूसरा। इसमें कहता है कि सही उत्तर विकल्प का चयन कर उत्तर दीजिए। तो पहला है मेरा प्राण संकट में है, वाकई में अशुद्धि है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो 11वां का घ नंबर प्रश्न होगा उसमें आपको एक अशुद्ध शब्द दे दिया जाएगा, गलत वाक्य दे दिया जाएगा, उसको आपको सही करना होगा या वहां पर आपको सही करके लिखना होगा। तो इसे मैं बाद में करा दूंगा, इसका टेंशन नहीं है। तो 1 मिनट का 2 मिनट का काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है इसलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है। अब आपका जो पेपर का 12 नंबर प्रश्न होगा उसमें 3 प्रश्न होगा, 12 का क, 12 का ख, 12 का ग, ये टोटल तीनों मिला के 6 नंबर के प्रश्न होंगे। और ये चाहो ना तो तुम आज ही ये 6 नंबर पक्का कर सकते हो। कैसे, देखिए इसमें क्या क्या पूछेगा। 12 का क में आपसे रस पूछेगा, 12 ख में आपसे अलंकार पूछेगा और 12 के ग में आपसे छंद पूछेगा। तो मैंने एक ही वीडियो के अंदर रस, छंद, अलंकार तीनों पढ़ा दिया है और सबसे इजी तरीके से पढ़ा है पूरे यूट्यूब पे।
सबसे इजी तरीका है वो, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप देख लीजिए, आराम से ये 6 नंबर पक्का कर लीजिए। या अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा है तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा क्लास 12 रस छंद अलंकार बाय देवा सर, तो मेरा वीडियो आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न में होगा, आपको जानते हैं क्या, आवेदन पत्र लिखने के लिए आएगा, जो मैं पहले वीडियो इसका भी बना चुका हूं, और उस वीडियो का भी हमको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप जानते क्या कीजिए, सर्च कीजिए यूट्यूब पर कि क्लास 12 आवेदन पत्र कैसे लिखे बाय देवा सर। कोई भी वीडियो चाहिए ना तो आप सर्च कीजिए, उसके पीछे आगे जानते क्या लगा दीजिए, उसके आगे बाय देवा सर लगा दीजिए, मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 13 प्रश्न होगा, दो दिए जाएंगे, दो में से किसी एक का आपको पत्र लिखना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। स्टेशनरी की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें ऋण की मांग की गई हो, या ये नहीं आ रहा है तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। ग्राम प्रधान की ओर से अपने जिले के जिला अधिकारी के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें उनसे अपने गांव की सफाई व्यवस्था ठीक करने हेतु निवेदन किया गया हो। तो बहुत इजी होता है, टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको बता दूंगा, फिर से एक नया वीडियो भी इसका बना दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब आपका जो पेपर होगा हिंदी का, सामान्य हिंदी का, उसका लास्ट प्रश्न होगा 14 नंबर प्रश्न, जो कि आपको 9 नंबर दे के जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 नंबर का आता है, 5 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, पांचों में से किसी एक टॉपिक पर आपको यहां पर निबंध लिखना है। देखिए पहला है कोरोना, दूसरा है, ठीक है, आरक्षण व्यवस्था, तीसरा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दूसरा है लोकायनक तुलसीदास, और पांचवा है प्रदूषण की समस्या। तो ये 5 आपको दिए रहेंगे, इसमें से आप एक निबंध लिख सकते हैं। अब आपको कहोगे सर ये 9 नंबर हम कैसे ले, ये निबंध हम कैसे पक्का करें? अरे मेरे भाई, आप निबंध वाला मैं वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया कि किसी टॉपिक पर आप निबंध का कैसे लिखेंगे, वो वीडियो जाकर देख लीजिए, आप 9 नंबर बिल्कुल पक्का कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे में निबंध पर वीडियो बना दूंगा, टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो आपको कैसा लगा? आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि आपका जो पेपर होगा वो कैसे आएगा, और ये मॉडल पेपर मैंने आपको पूरा सॉल्व भी करा दिया है, और साथ में आप लोगों का मैंने कम से कम 30 से 35 नंबर पक्का करा दिया। कैसे पक्का करा दिया, अगर हम बात कर लें तो जीवन परिचय का ही 10 नंबर पक्का हो गया उधर। फिर आप लोगों को मैंने यहाँ पे ये सारे व्याकरण, हिंदी व्याकरण कुछ क्वेश्चन कराए थे, यहाँ से कम आपको मैं बात करूँ तो 5 नंबर तो ऐसे पक्का हो गया है। तो 15 नंबर, अगर ये मॉडल पेपर आप पूरा सॉल्व कर लेते हैं ना, 30 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, ये मैं क्लियर कहता हूं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिएगा। बस यही गुरु दक्षिणा के रूप में मांगना चाहता हूं। मिलता हूं आपको एक नेक्स्ट एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक हमें जाने का इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।